गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और मेरे चैनल पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हम इसमें जो है एमपी सेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस पूरी सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो है क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। ये आपकी तैयारी का एक अहम पार्ट होता है। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जा कर के उन्हें सॉल्व करते हैं, तो ये एक बहुत ही अहम होता है। अगर तैयारी पूरी नहीं भी हुई तब भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर बहुत ज़्यादा आप सॉल्व कर लेते हैं कई सालों के, तो वहाँ से आपका काफ़ी कुछ जो है पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है साधन है अपनी तैयारी को मजबूत करने का। एमपी वर्ग 1 में मैं जो है आज की आंसर देख रही थी, तो इसमें लगभग काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिले हैं, वहाँ पेपर में देखने को मिले हैं। आज मैं उसी को देख ही रही थी और कुछ क्वेश्चन तो सीधे सीधे आए हैं जो हमने करा के दिए हैं, और कुछ मेरी व्याख्या से आए हैं। व्याख्या से भी बहुत सारे क्वेश्चन से आए हैं। जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट अच्छे से सुनी है और उससे नोट्स बनाए हैं, मेरी जो लिखे थे और जो मैंने व्याख्या एक्सप्लेनेशन किया था, दोनों से अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मेरे पास उनका मैसेज भी आया है। और प्रैक्टिस में सब कुछ लिखा नहीं जा सकता है। शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि हमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आप तक पहुंचाने होते हैं, और ये आपको देखना है कि आपके लिए क्या नया है, क्या आपके लिए जो है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ होता है, आपके लिए क्या नया है उसे आप नोट डाउन करें। सारी प्लेलिस्ट फिर से सुनिए, आप स्वयं पाएंगे कि अप्रॉक्स 70% क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस से आए हैं। कितने क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस हमने करवा रखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की और चैप्टर एनालिसिस, तो वहाँ से आए हैं। कितने क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमने बहुत से करवाए हैं उस लिस्ट से आए हैं, जो कि डेली प्रैक्टिस के नाम से हमने डाल रखी है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे बढ़ाकर देखना बंद कीजिए, स्किप करके देखना बंद कीजिए। उससे आप जो है इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को मिस कर देते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, फिर आप जो है पेपर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप परेशान होते हैं। ठीक है, आपकी जो ये एक्सप्लेनेशन है हम करते हैं, हम करें या कोई भी टीचर करे, जो ये एक्सप्लेनेशन है यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वो आप मिस कर देते हैं, वो आप स्किप कर देते हैं, सोचते जो लिखा है बस उसी को उठाना है। नहीं, जो लिखा है वो तो दिख ही रहा है, जो नहीं लिखा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसके नोट्स बनाने हैं। कोई 2-4 क्वेश्चंस दे फंस जाते हैं तो कहता कि हाँ मैंने कर दिए। मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे बिल्कुल लास्ट में दिए थे, उसमें से कितने सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं और व्याख्या से तो आए ही हैं। आप लोग खुद प्लेलिस्ट सारी लगी हुई हैं वहाँ पर, एनसीईआरटी की डेली प्रैक्टिस की, मैराथन की, उठाइए, आ गई है आंसर शीट और मैच कीजिए, सारी व्याख्या सुनिए और मैच कीजिए कि कितने जो है क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। अब आपको करना क्या है कि सारी वीडियोज़ को रेगुलर और बिना स्किप किए सुनना है। किसी की भी सुन रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं, किसी की भी सुन रहे हैं, रेगुलर सुनिए और बिना स्किप किए सुनिए। अभी भी जो डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट, मैराथन प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो यदि आप मैनेज कर सकते हैं तो उनको सुनिए। जिस तरह वर्ग 1 में हमने क्वेश्चन दिए हैं, आपने फॉलो किया नहीं किया वो एक अलग बात है, उसी तरह मैं एमपी सेट में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर से निकाल करके आपको दूंगी, नोट्स भी दूंगी। और इसी तरह आगे मैं यूपी टीजीटी पीजीटी में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ दूंगी। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें। स्पीड पे डाल सकते हैं बट स्किप मत कीजिए, उससे आपका ही नुकसान है। आप हमें पोल पाथ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पोल पाथ के नाम से हमने टेलीग्राम बना रखा है, तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं देती रहती हूँ, तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और प्लस डिस्क्रिप्शन में सारी लिस्ट लगी हुई है, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को अवेल कर सकते हैं। तो आज के चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, question is, who tried to periodize Indian politics in terms of the tussle between a demand polity and command polity? भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना? पार्थ चटर्जी,
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। पार्थ चटर्जी, रजनी कोठारी, मायरन वीनर या लॉयड और सुसेन रूडोल्फ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉयड एंड सुसेन रूडोल्फ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी किससे संबंधित है? ये लॉयड एंड सुसेन रूडोल्फ से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कॉन्सेप्ट इज एट्रीब्यूटेड द आइडिया ऑफ अ रिटोरिकल नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट। वैसाखियों, यहाँ पर वैसाखियों पर टिकी शाब्दिक बकवास का सिद्धांत किस सिद्धांत से जुड़ा है? वैसाखियों पर टिकी शाब्दिक बकवास का सिद्धांत की बात हो रही है। नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा? वैसाखी पर टिकी शाब्दिक बकवास का सिद्धांत। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है आंसर करते रहें, आप सभी आंसर करते रहिए, चाहे क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, इवन आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा यस दिस इज़ गलत एंड राइट आंसर इज़ दिस। और गलत होगा, सही होता है तो आपका वहाँ पर वो भी एक फिक्सेशन होगा। तो दोनों तरह से फिक्सेशन होगा, एक्टिव रहेंगे, आंसर देंगे, तभी बात बनेगी। आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है? ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति, नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ मैन, मनुष्य की प्रकृति, ऑल ऑफ दीज। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये सभी से रिलेटेड है। इसमें राज्य की प्रकृति भी होती है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात है और मनुष्यों की प्रकृति के बारे में बात की गई है। आप सबने पढ़ा है और पता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति एंड मनुष्य की प्रकृति सभी के बारे में बात हुई। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आंसर करते रहिए, जब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ तब तक आप आंसर आपका आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दल बदल विरोधी कानून का संविधान किस अनुसूची में रखा गया है? 8th में, 9th में, 10th में या 11th में? तो जो दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये 10th अनुसूची में जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर करते रहिए, आप लोगों का आंसर करना बहुत ज़रूरी है। वेयर एंड व्हेन द 7th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज हेल्ड। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली 1983, बी हरारे 1986, सी बेलग्रेड 1989 या डी जकार्ता 1992। तो ऑप्शन ए इज राइट है यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट है, न्यू दिल्ली 1983। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द लिस्ट। वी पेरेटो द रूलिंग क्लास यानी शाही वर्ग, जी मोस्का, यहाँ पर मोस्का होगा, जी मोस्का द नॉन गवर्निंग इलीट गैर शाही विशिष्ट, आर मिशेल द आयरन लॉ ऑफ ओलिगैरिकी, अल्पतंत्र का लौह नियम, एंड लास्ट एस ल्यूक्स द 3 डायमेंशनल व्यू, त्रिआयामी दृष्टिकोण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देख लेते हैं। वी पेरेटो किससे संबंधित हैं? जो वी पेरेटो संबंधित हैं नॉन गवर्निंग इलीट से, गैर शाही विशिष्ट से। मोस्का किससे हैं? मोस्का है रूलिंग क्लास से हैं। ठीक है, मोस्का रूलिंग क्लास से संबंधित हैं। वी पेरेटो नॉन गवर्निंग एलिट से संबंधित हैं। मिशेल द आयरन लॉ ऑफ ओलिगैरिकी इससे संबंधित हैं। और जो एस ल्यूक है इन्होंने 3 डायमेंशनल व्यू से संबंधित हैं ये ल्यूक्स महोदय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी और सेकंड का ए और सी डी तो सेम है। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज़ रिगार्डेड एज मेन प्रोपाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। निम्न में से किसे प्रत्यक्षवाद का मुख्य प्रवर्तक कहा जाता है? ऑगस्ट कॉम्टे, या जर्मिनो, या फिर मैकियावेली, या फिर रॉबर्ट मिसेल्स। किसको बोला जाता है? जर्मिनो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आंसर करते रहिए, आप सभी जो है क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आंसर आता है नहीं आता है डजंट मैटर, लेकिन आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वाज इंसर्टेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of the members of the house of people। किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? देखेंगे ऑप्शन। 52nd अमेंडमेंट, 58 अमेंडमेंट, या 91 अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, या 93rd अमेंडमेंट। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया? ये इंसर्ट किया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 91st अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया कि 50% से जो है ये नंबर्स जो होंगे ये 50% से ऊपर नहीं होंगे, एक्सीड नहीं करेंगे जो हाउस के टोटल पेपर हैं। और यहाँ पर एक मेन पॉइंट क्या है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 15% जो संख्या निर्धारित की गई है उसमें प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होगा या उससे बाहर होगा। ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ओके, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये एक पॉइंट है। ऐसे ही पॉइंट पकड़िए आप, तब जाके आपके पेपर अच्छे जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द लिस्ट। अगेन कुछ यहाँ पर ऑथर हैं एंड उनकी बुक्स हैं, तो हम देखेंगे। कार्ल पॉपर क्या है? लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। थॉमस पेन, द राइट ऑफ मैन। हॉब्स, इसको सीधा हम मैच करते हैं, यहाँ पर जो है गलत लिखे हुए हैं एक दूसरे के सामने। तो कार्ल पॉपर किससे संबंधित है? ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स इनमीज। हम यहाँ पर फोर्थ डाल देंगे सीधा। और ये किससे अगर पूछा क्वेश्चन ये भी आता है कि कार्ल पॉपर ने किसकी जो है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज, इस बुक में किसकी किसकी जो है इन्होंने समीक्षा की है, किसकी मतलब आलोचना की है, समीक्षा की है, तो कौन कौन से आएंगे? प्लेटो, हेगल, इन दोनों की जो है समीक्षा की है। थॉमस पेन की बात करें अगर हम, तो थॉमस पेन किससे संबंधित है? थॉमस पेन द एलिमेंट ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और हॉब्स क्या है? द राइट ऑफ मैन, सेकेंड। ठीक है, मैकफर्सन लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, यानी फर्स्ट। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैच द लिस्ट। अगेन आपके पास एक लिस्ट है और बुक्स हैं और ऑथर हैं। तो फर्स्ट है वुड्रो विल्सन, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। फ्रैंक के जे गुडनाउ, तो ये इंट्रोडक्शन टू द सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एल.डी. वाइट है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। और हेनरी फेयोल हैं, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है किससे संबंधित है? आंसर कीजिए आप लोग। ये सभी बुक्स जो हैं आपके सिलेबस में है और ये आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए वुड्रो विल्सन को देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फोर्थ हो जाएगा। एंड फ्रैंक जे गुडनाउ हैं, ये क्या है? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं, सेकेंड हो जाएगा। और एल.डी. वाइट क्या है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये थर्ड हो जाएगा और ये सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और हेनरी फेयोल क्या है? ये संबंधित है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। अगेन फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ये हमारा ऑप्शन रहा। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया?
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द आइडियलिस्टिक अप्रोच। निम्न में कौन सी आदर्शवादी आवागमन की विशेषता नहीं है? पॉलिटिकल अथॉरिटी, राजनीतिक सत्ता, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, विश्व जनमत, वर्ल्ड एंड वर्ल्ड फेडरलिज्म, विश्व संघवाद, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्यवाही ये इसेंशियल फीचर नहीं है आइडियलिस्टिक अप्रोच का। ठीक है, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ रियलिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम का निम्न में से कौन समर्थक नहीं है? केंडरसेट या जॉर्ज केनन या रोनाल्ड नेबूर या जॉर्ज स्कनवेंजर। तो इन सभी में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम से कौन समर्थक नहीं है? तो केंडरसेट ये समर्थक नहीं है, बाकी सभी हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी यानी कि वही सेम नेम है, आउटर स्पेस ट्रीटी, बाह्य आंतरिक संधि, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, आणविक परीक्षण निषेध संधि। तो इन सभी को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और हमें एक राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले हम इनके देख लेते हैं नाम कि न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी कब आई थी। तो जो ये सी बेड ट्रीटी आई थी 71 में आई थी, 71 में आई थी। आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करें अगर हम, तो ये कब आई थी? ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो है 1967 में आई थी, 1967 में आई थी। और अगर हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करें तो इसमें देखो दो डेट हैं। 1968 में ये हस्ताक्षर के लिए सभी देशों के सामने प्रस्तुत की जाती है और 1970 में लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम NPT बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NPT। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। NPT कब आती है? ये देखिए 1968 में ये सिग्नेचर के लिए खोली जाती है। ठीक है, मतलब प्रस्तुत की जाती है सबके सामने, और 1970 में इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, लागू, और यहाँ पर क्या है? साइन। ठीक है, ये दो डेट आपको दोनों करनी है। जैसे वहाँ पर सेंटेंस आएगा, जिस प्रकार की डेट आपको वहाँ ऑप्शन में मिलेंगी, वैसे जो है आपको टिक करना है। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के 3 पिलर हैं, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुन लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो है इसका नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि अप्रसार, दूसरा है डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण, तीसरा है पीसफुल यूसेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके जो हैं पिलर हैं, कितने हैं? 3 पिलर हैं। ठीक है, 3 पिलर हैं। कौन कौन से हैं? निशस्त्रीकरण, दूसरा क्या है? दूसरा है नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि अप्रसार। इंग्लिश में सुन लीजिए और मैं हिंदी में लिख रही हूँ। अप्रसार दोनों लोगों का जो है, अगर दो मीडियम से जुड़े हैं तो सभी को समझ में आना चाहिए। और तीसरा क्या है? पीसफुल यूसेस ऑफ ये जो न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण क्या है? शांतिपूर्ण उपयोग। किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण प्रयोग किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, तो ये बातें NPT से संबंधित हो गई, और NPT जो है इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, और यहाँ से इसके 3 पिलर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। एक्चुअली इसको जो है पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। तभी इसको क्या बोलते हैं? CTBT बोलते हैं। CTBT बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? CTBT। तो न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है, तो कॉम्प्रिहेंसिव आगे हम लगा देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी।
ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव लगा देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो ये इसका फुल नाम है, CTBT इसको बोलते हैं। 1969 में जो है ये आई थी, 1996 में 1996 में जो है ये आती है, ठीक है। तो CTBT 1996 हो गया, NPT 70 मान लेते हैं, और ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, और न्यूक्लियर फ्री सी बेड ट्रीटी जो है तो ये 1971 में आती है। तो इसको अब हम ऑर्डर पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता क्या है भाई? ऑर्डर तो हम दो तरह से लगा सकते हैं, जो नीचे गिरते हुए क्रम में, उठते हुए क्रम में। लेकिन क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि जैसी जो घटनाएं घटित हुई हैं, जब भी हम वैसे उनको रखना। तो जैसे जो घटनाएं घटी हुई, सबसे पहले क्या घटित हुई है हमारी आउटर स्पेस ट्रीटी यानी कि 1967, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा दूसरा। फिर क्या घटा है उसके बाद 67 के बाद 70 मान लेते हैं अगर हम इसको, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो ये आ जाएगा, ठीक है, BC, या फिर कर लेते हैं कि दूसरा, और फिर आ जाएगा तीसरा, और उसके बाद क्या होता है ये पहला आ जाएगा जो सी बेड ट्रीटी है, ये आ जाएगा, ठीक है, पहला आ जाएगा। और फिर सबसे बाद में क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आती है, तो 1996 में ये आती है, तो फिर ये हो जाएगा चौथा। आंसर क्या हुआ? सेकेंड, थर्ड, वन और फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ पर गलत दिया हुआ है 4, 2, 3, 1, ये गलत है, इसको हम सही करेंगे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, यहाँ कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, और फिर पहला, उसके बाद चौथा। ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पर गलत है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से संबंधित है, यानी कि अभिकथन और कारण। असर्शन क्या है? द वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम क्रिएटेड इन 1648 इज नॉट वैलिड in the post-communist world. Reason: because the sanctity of territorial sovereignty can be done away with UN sanctions. अभिकथन क्या है? 1648 में सृजित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी युग में युक्त नहीं है। कारण: क्योंकि क्षेत्रीय संप्रभुता की पवित्रता UN प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। ऑप्शन देखेंगे इसके, क्या है कि A, R दोनों सत्य हैं, R A की सही व्याख्या करता है। दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। A सत्य है, R गलत है, A गलत है, R सत्य है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर A सही होगा। ये दोनों ही कथन सत्य हैं और R A की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन A यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द डिवाइस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर। शक्ति संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में निम्न साधनों में कौन सत्य है? कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति या मुआवजा कह सकते हैं, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो व शासन करो। इसमें जो है ये आयोग ने क्या माना है कि इसमें इन्होंने जो हस्तक्षेप को डिसआर्मामेंट को इन्होंने निकाल रखा है आंसर में अपने, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ को ये राइट आंसर दे रहे हैं। बट पक्का ये क्वेश्चन उस समय डिस्प्यूटेड रहा होगा जब ये आया होगा पेपर में, और इस पर क्लेम किया गया होगा, क्योंकि ये सभी जो हैं शक्ति संतुलन के साधन हैं, शक्ति संतुलन बनाए रखने के यंत्र हैं। तो हम देखेंगे शक्ति संतुलन, आपको पता होना चाहिए। एक तो क्षतिपूर्ति हो गया, नंबर 1 क्या हो गया? क्षतिपूर्ति, इसको मुआवजा भी कह सकते हैं, मुआवजा, ठीक है। दूसरा हो गया निशस्त्रीकरण और सशक्तिकरण। या तो निशस्त्रीकरण होगी यानी कि सभी के शस्त्र जो हैं कम कर दिए जाएं, ख़त्म कर दिए जाएं, या फिर सशक्तिकरण हो, या कि सभी देशों के पास जो है बराबर शक्ति, बराबर हथियार हो,
तब जो है क्या होगा, शक्ति संतुलन होगा। तो निःशस्त्रीकरण एवं सशक्तिकरण, इस सबको आप नोट करेंगे। सशक्तिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। आज यहाँ से पूछा है, कल कुछ और पूछेगा। सशक्तिकरण, हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, विभाजन करो और शासन करो, मतलब किसी देश के अंदर फूट डालो और फिर उसकी शक्ति को कम करो और शासन करो। तो ये भी जो है क्या है, शक्ति संतुलन का ये भी एक जो है यंत्र है। और क्या है कि मध्यस्थता, ठीक है। इतने हो गए, 4 हो गए, आगे हम देखेंगे। फिर 5वां हो जाएगा हमारा मध्यस्थता, यानी कि कोई राज बीच बचाव करता है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ये मध्यस्थता के बाद आएगा, इसके बाद आ जाएगा मैत्री संधियाँ आ जाएंगी, यानी कि जो संधि वगैरह हम करते हैं उससे मैत्री संधियाँ आ जाएंगी, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, संतुलन की अवधारणा। ये बात आपकी समझने की है कि संतुलन की अवधारणा क्या होती है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं। संतुलन की अवधारणा, ठीक है। ये क्या है, ये है कि किसी राष्ट्र को इतना आगे मत बढ़ने दिया जाए, मत बढ़ने दो कि वह अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए। यानी कि उसके अगर कोई राष्ट्र बहुत आगे बढ़ रहा है तो उस ऐसे साधन ढूंढो कि उसकी शक्ति को जो है कंट्रोल, मतलब उसके आगे बढ़ने के रास्ते जो है थोड़ा सा बंद हों। इतना आगे उसको मत बढ़ने दो कि वो दूसरे राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए। तो इसे संतुलन की अवधारणा यही है, कॉन्सेप्ट इसका यही है। वहाँ पर एग्ज़ाम में सेंटेंस को घुमा फिरा के दे देगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप में होता है कि थोड़ा सा घुमाया और आप घूम गए, तो घूमना नहीं है। इसकी अवधारणा यही है कि किसी राष्ट्र को इतना आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है कि वह अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा बन जाए। ये संतुलन की अवधारणा है। मैत्री संधियाँ में संधियाँ करके हम जो है क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे के आचारों विचारों का और जो है संप्रभुता का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मध्यस्थता, बीच बचाव और बाकी सब आपको समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है। ये जो शक्ति की अवधारणा है, ये इसको आप ध्यान रखना, यही एक इसमें आपके लिए नई चीज़ हो सकती है। आई थिंक बाकी सब आप जानते होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड यदि अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सारी वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब तो आप कर ही लें। धन्यवाद।